पार्ट 7 जो कि थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या मॉडल्स पे है, तो उसको आज हम कवर करेंगे और ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो रिसर्च फ्रेमवर्क होता है ये क्या चीज़ है। रिसर्च फ्रेमवर्क बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जो आउटलाइन करता है, जो हमें बताता है वो मेथड्स और वो स्टेप्स जो हमने यूज़ करने होते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक है, सो हम जस्ट लाइक हम कहीं पे पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, तो हम उसका एक आउटलाइन बनाते हैं कि हमने जाना किधर है, हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी खाने पीने के लिए, या वहाँ पे जो है ना हमने कैंपिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन साथ होगा, कितने बजे निकलेंगे, उधर कितने बजे पहुँचेंगे, और ये सारी चीज़ें। सो सिमिलरली रिसर्च स्टडी को भी कंडक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, और ये फ्रेमवर्क वो स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम अपनी स्टडी के मेथड्स और स्टेप को स्टेप वाइज और तरीके से अपनी स्टडी में यूज़ करें। ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो अपनी स्टडी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंडक्ट करें, उसके लिए सही मेथड्स चूज़ करें, और फिर जो रिज़ल्ट्स हमारे पास जो डेटा आता है उस डेटा को इतने अच्छे तरीके से एनालाइज करें कि वो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आते हैं वो इफ़ेक्टिव हो। और ये प्लान जो होता है, ये जो रिसर्च फ्रेमवर्क होता है, ये इंश्योर करता है कि जो रिसर्च हो रही होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो और उसकी फाइंडिंग्स रिलायबल हो। ये ऐसी रिलायबिलिटी बढ़ती है कि जब रिसर्चर अपने प्लान पे कंटिन्यू करे और कोई भी ऐसी जो है हमारे पास डेविएशन ना हो जो मेनली हमने अपने फ्रेमवर्क या अपने मेथोडोलॉजी में चूज़ की होती है। सो रिसर्च फ्रेमवर्क ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च को कोहेरेंट यानी एक फ्लो में ले जाने के लिए, लॉजिकल तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हुए हम जब रिसर्च करते हैं तो उसके लिए रिसर्च फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स रिसर्च में यूज़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज के लेक्चर में मेनली थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बात करेंगे तो उससे पहले हमें थ्योरी को समझना होगा। थ्योरीज बेसिकली बनती क्यों है? थ्योरीज इसलिए बनती है कि हम किसी भी फिनोमिना को या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें या उसको प्रेडिक्ट कर सकें, और उसमें हमें इतना नॉलेज मिल जाए कि जिसमें जो फिनोमिना या कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, तो उसके साथ जो जुड़े हुए बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके साथ उसका रिलेशनशिप, फिर क्या इवेंट्स प्रिडिक्ट हो सकते हैं सरकमस्टांसेस के बेस पे, और किस तरह एक सर्टेन फिनोमिना में एक इवेंट या एक कॉन्सेप्ट बिहेव कर सकता है। सो थ्योरी इज बेसिकली एक सेट ऑफ डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत रिच इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें किसी फिनोमिना के बारे में मिलती है। बहुत सारे सिचुएशन में हम जब मॉडल्स बना रहे होते हैं तो वो मॉडल ऑफ रियलिटी होती हैं। हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में बात की थी रिसर्च पैराडाइम की, कंस्ट्रक्टिविस्ट और नेचुरलिस्ट रिसर्च पैराडाइम्स की, तो उसमें रियलिटी के नेचर पे उन्होंने बात की थी फिलोसॉफिकली। यही मॉडल्स जो है बुनियादी तौर पे जब हम फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हम उन सिचुएशंस को या उन कॉन्सेप्ट्स को जो कि रियलिटी में मुख्तलिफ शेप्स में होती है उसको एक स्पेसिफिक शेप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट या थ्योरी बनाती है। जो थ्योरी होती है ये हमें हेल्प करती है कि जो हमने स्टडी की होती है, रिसर्च की होती है, उसको सिमिलर सिचुएशन में और किन किन जगहों पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो किस तरीके से बाकी सिचुएशंस में बाकी मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो कोहेरेंस और इंटर रिलेशनशिप उसका मेंटेन रहता है। सो हमारे पास जब भी थ्योरी बनती है तो थ्योरी किसी एक कॉन्सेप्ट से तो बनती नहीं है, इंडक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें ऐड होती जाती हैं और वो ब्रॉडर होती जाती हैं। सो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेसेस को भी समझा हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो बेसिकली थ्योरीज जो है वो इंडक्टिव प्रोसेस से बनती है, जबकि डिडक्टिव प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं जिसमें हम थ्योरी जब इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम फिर डिडक्टिव अप्रोच रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जब हमने स्पेसिफिकली किसी एक कॉन्सेप्ट पे आना है, जब हम थ्योरी को यूज़ करें
किसी ख़ास प्रेडिक्शंस को टेस्ट करने के लिए या दो सिचुएशंस के दरमियान एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम थ्योरी को यूज़ करते हैं तो बाकी इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट को उसमें से निकाल लेते हैं, हटा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है। सो थ्योरी वैसे बनती है इंडक्टिव प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम जनरली डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं, क्योंकि एक थ्योरी एक सर्टेन सिचुएशन में हम 100% एक सर्टेन सिचुएशन के हिसाब से उसको मोल्ड नहीं कर सकते। थ्योरी एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं। ठीक है। सो अगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ हमने उसको कोरिलेट करना है तो हम थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अब क्या चीज़ है? देखिए, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ऐसा ही है जैसे एक घर का ग्रे स्ट्रक्चर होता है। जब हम घर बना रहे हैं, प्लाजा बना रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें पिलर्स बनते हैं, उसमें बीम्स डलते हैं और वो पिलर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर उसके बीच में दीवारें जो है ना वो जुड़ी होती हैं। ठीक है। सो जिस तरह ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये घर बन रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर स्टेप वाइज बन रहा होता है। तो इसी तरीके से जब थ्योरी बिल्ड होती है तो या हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च एक फ्रेम पे खड़ा होता है, एक स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है। वो स्ट्रक्चर जो है हमारा अगर एक थ्योरी से अडॉप्टेड है तो उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है। जिस तरह एक घर को उसकी फाउंडेशन सपोर्ट करती है, इसी तरीके से किसी भी रिसर्च को एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, बुनियाद फराहम करता है। और वही बुनियाद पर हमें बताती है कि किस तरीके से जो पिलर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसका रिलेशनशिप क्या है और उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है। ये दूसरी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक पब्लिक हेल्थ मॉडल है, फ्रेमवर्क है। इसमें अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल, नेचुरल, सोशल, कल्चरल, इस तरह के कॉन्सेप्ट जब एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और उसमें पीपल, प्लेसेस और हेल्थ ये तीनों इंटरेक्ट करें और वो थ्रू इक्विटी करें, तो वो हमारे पास जो है ना एक मॉडल बनाती हैं। और वो मॉडल क्या होता है कि जिसमें एक कम्युनिटी होती है, जिसमें लीडरशिप, जस्टिस, इंटेग्रिटी, कोलैबोरेशन, एक्सपर्टीज, सस्टेनेबिलिटी और एडिकेसी के कॉन्सेप्ट मजीद उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये एक मॉडल है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली एक मॉडल होता है जो हमारी रिसर्च को गाइड कर रहा होता है। और यही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें किसी भी प्रॉब्लम को असेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए रैशनल यानी रीज़न प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पे, क्योंकि हम जब रीजंस देखते हैं तो रीजंस जब हमारे पास होते हैं तो हम हाइपोथेसिस भी डेवलप कर सकते हैं और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे ये हमारे लिए काम करता है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस अपनी नोट करते हैं या कोई कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है या रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है या डेटा को इंटरप्रेट करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद उस डेटा को सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करना है, तो उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। ये सारे स्टेप्स अगर हम करते हैं तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें गाइड करती है। ठीक है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क हमें गाइड करता है सिस्टमेटिकली टू आइडेंटिफाई लॉजिकल एंड प्रिसाइज रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरिएबल। ठीक है। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब हम एज अ गाइड यूज़ करते हैं किसी रिसर्च स्टडी में, ठीक है, तो बेसिकली जब भी एक रिसर्च फ्रेमवर्क बनता है, अगर तो वो लॉजिकली साउंड है, यानी लॉजिक है उसके अंदर, और दूसरी बात यह है कि प्रीवियस रिसर्च स्टडी के ज़रिए वो प्रूफ हुआ है, सब्सटेंशिएट हुआ है, मतलब उसको इस्तेमाल किया गया और उसमें वो प्रूफ हुआ है। सो इसकी इस तरह की फ्रेमवर्क की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये होती है कि उस फ्रेमवर्क के बेस पे अगर कोई प्रेडिक्शन किसी रिसर्च में की जाए या एक हाइपोथेसिस रिसर्चर बनाता है, तो वो उस फ्रेमवर्क के बेस पे चूंकि सपोर्टेड होती है तो उसके रिजल्ट्स भी जो है वो हमारे पास सस्टेन्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां थियोरेटिकल रैशनल हमारे पास इनअप्रोप्रिएट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी अगर डिज़ाइन की गई है कि एक पार्टिकुलर बिहेवियर बच्चों के अंदर देखने के लिए अगर एक थ्योरी डिज़ाइन की गई है, जैसे स्किनर्स की है या फॉर एग्जांपल कोई और थ्योरी है, और हम वही थ्योरी एडल्ट्स में, बड़े लोगों में, बड़ी एज के ग्रुप में सेम बिहेवियर को असेस करने के लिए यूज़ करें, तो वो इनअप्रोप्रिएट लॉजिक होगा,
क्योंकि वो थ्योरी डिज़ाइन ही इन्फेंट के लिए की गई है, वो एडल्ट्स के लिए नहीं की गई. सो appropriate use is important for any framework which should be which is to be used in a research study, because for every research study we need to assess if the framework is developed in a way that measure the actual हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर बाकी पैरामीटर्स के बेस पे बनी ही नहीं है तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते उन थ्योरीज को. तो हमारे पास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करने का एक पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या क्या है ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. हेल्प्स द रिसर्चर क्लियरली सी द वेरिएबल ऑफ द स्टडी. इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने स्टडी के वेरिएबल्स को अच्छे से समझ सकें. दूसरी बात यह है कि ये हमें हेल्प करती है हमारे डेटा एनालिसिस में एज अ जनरल फ्रेमवर्क. ठीक है. और तीसरी बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं कोई और उसमें हम कोई डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमारे पास किसी थ्योरी का सपोर्ट होना ज़रूरी है. उसकी वजह यह है कि हमने कहा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास नॉलेज बिल्डिंग होती है और नॉलेज गेनिंग होती है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, तो उसी से ही थ्योरी बनती है. तो जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं वो करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बेस पे बनी हुई थ्योरी का सपोर्ट होना चाहिए. सो इसीलिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो स्पेसिफिकली अगर बिहेवियरल या सोशल साइंसेस की रिसर्च होती है उसमें हम ये इस तरह की थ्योरीज का इस्तेमाल ज़रूरी समझते हैं. अब सवाल यहाँ ये आता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता कैसे है. देखें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो बनता है बहुत एक्सटेंसिव क्वालिटेटिव रिसर्च से, लेकिन जब हम ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब बन जाता है और वो यूज़ होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, तो कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए. अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं स्टूडेंट के रजिस्टर्स चेक करूँ, जो क्लास नोट्स के रजिस्टर्स होते हैं. अब क्लास नोट के रजिस्टर जो है ना, एज पर द कॉन्सेप्ट ये वो जनरल मीनिंग देता है उस कॉन्सेप्ट का. तो क्लास नोट्स वाले रजिस्टर प्राइमरी स्कूल में भी यूज़ होते हैं, सेकेंडरी और हाई स्कूल में भी यूज़ हो सकते हैं, कॉलेज में भी यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट यूज़ करते हैं. तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई. अब मैं स्पेसिफिकली जो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहूँगा, मैं कहूँगा कि रिसर्च क्लास के स्टूडेंट के नोट्स वाले रजिस्टर जो पोस्ट आर BSN कर रहे हैं और फलां कॉलेज में कर रहे हैं, तो ये मेरा ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा. मैं उन स्टूडेंट का जो रिसर्च पढ़ रहे हैं, फलां फलां कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हों, और उनके नोट्स का रजिस्टर रिसर्च की क्लास का, तो ये मेरा ऑपरेशनल डेफिनेशन है क्योंकि मैं स्पेसिफिकली उसी रजिस्टर को चेक करूंगा. सो ये जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होता है ये एक एडिशनल डायमेंशन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है, और उस स्पेसिफिक रिसर्च की जो ऑपरेशनल टर्म्स होते हैं, क्या भाई कि रिसर्च में मैं कहूँ कि मैंने जो है डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस तो मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, और इस तरीके से बहुत सारे और यूनिट्स में भी हो सकता है. लेकिन ऑपरेशनली मैं कहूँ कि मैंने इन मीटर्स के यूनिट में इस डिस्टेंस को मेजर करना है. किस चीज़ से मेजर करना है, तो ये मेरा ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा. सो कुछ कॉन्सेप्ट्स वाकई बहुत इजी होते हैं कि उसको ऑपरेशनली डिफाइन कर सके. फॉर एग्जांपल पल्स है. पल्स क्या है? कॉन्सेप्चुअली पल्स मींस हार्ट बीट, और ऑपरेशनली पल्स मींस के एक हार्ट बीट के साथ हमें हमारे पल्स पॉइंट्स जो बॉडी में होते हैं, रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, इस तरह पॉप्लिटियल वगैरह, तो ये वो पल्स पॉइंट है जहाँ पे हमें एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन आर्टरी के अंदर फील हो. ये पल्स है, ये मेरा ऑपरेशनल डेफिनेशन है जो कॉन्सेप्चुअल के साथ बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन तो हमें बड़ा आसान मिलता है, जैसे कोपिंग है.
ठीक है, अब कोपिंग का वर्ड तो बड़ा आसान है, लेकिन ऑपरेशनली आप कोपिंग को क्या कहेंगे? कोपिंग हम कहते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ, जनरली जब कॉन्सेप्चुअली हम कहें किसी भी सिचुएशन के साथ एडॉप्ट करना। अब एडॉप्ट करना ऑपरेशनली अगर हम डिफाइन करें कोपिंग, तो पॉजिटिव कोपिंग भी हो सकती है, नेगेटिव कोपिंग भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कोपिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और नेगेटिव को कैसे करते हैं, ये हम अपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्लियर करते हैं, ठीक है। सो जब भी हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, यानी एक थ्योरी यूज़ करते हैं, थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जनरली एक जनरलाइज्ड मीनिंग देते हैं। लेकिन जब उसी थ्योरी को या उस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को जो थ्योरी की बुनियाद पे बना हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को हम अपनी रिसर्च में मॉडिफाई करेंगे या यूज़ करेंगे, तो उसका स्पेसिफिकली डिफाइन करना इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सो थ्योरेटिकल रैशनल को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? देखिए, थ्योरेटिकल रैशनल यानी थ्योरेटिकल थ्योरी के बेस पे कोई रीज़न, एक्सप्लेनेशन या रैशनल प्रोवाइड करना। हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकल रैशनल जब हम बनाते हैं, यानी हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स का कोई थ्योरेटिकल रैशनल होगा। हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक एविडेंस होता है, एक थ्योरी या लिटरेचर होता है। सो वो हम लिटरेचर से लेते हैं, जो पहली स्टडीज़ होती है, ये हम थ्रू लिटरेचर रिव्यू करते हैं। एक कोई भी रिसर्चर, एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो अवेयर होता है, या वो या तो पहले से उन कॉन्सेप्ट से या फिर कंफर्म करता है थ्रू थ्योरेटिकल कनेक्शन बिटवीन द वेरिएबल्स। So, in evaluating the formulation of theoretical rationale, the internal structure such as concepts and their definition should have clarity and continuity, and the approach to understand the phenomena, whether inductive or deductive, should be logical. कि हम कौन सा यूज़ करें और किस तरीके से ये definitions जो है वो डिफाइन होते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसमें क्या कंटिन्यूटी है। यहाँ तक हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को तो समझ लिया। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि थ्योरी से डिराइव्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी रिसर्च को गाइड कर रहा होता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके माइंड में बीमारी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस चीज़ को बीमारी कहते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि फीवर भी एक डिजीज़ है, हालांकि फीवर एक सिम्टम है, या पेन भी एक डिसीज़ है, हालांकि वो पेन एक सिम्टम है, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट बना होता है, ये उनके माइंड में उनका कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ एक डिजीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक्चुअली डिजीज़ को भी जो है वो एज अ बीमारी या डिजीज़ नहीं मानते हो, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है। सो सिमिलरली रिसर्च के अंदर भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को मैं दूसरों को जो बता रहा हूँ, मैं उससे क्या समझ रहा हूँ, किस तरीके से मैं उसको अलाइन कर रहा हूँ, और उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैं इस रिसर्च में यूज़ कर रहा हूँ, वो लोगों की नज़र में और मेरी नज़र में किस तरीके से सिमिलर होंगे या किस तरीके से मैं उनको कन्वे करूँगा, उसका जब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किसी भी रिसर्च में यूज़ जब करते हैं तो वो एक आउटलाइन होता है, यानी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन होता है, विच मस्ट बी प्रेजेंट अ प्रेफर्ड अप्रोच और अ प्रेफर्ड अप्रोच टू एन आइडिया और थॉट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। देखिए, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बुनियादी तौर पे थ्योरी से बनता है, थ्योरी से डिराइव्ड होता है, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो उससे बनता है। ठीक है। सो मेन चीज़ ये है, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, ये एक विजुअल या रिटन एक्सप्रेशन होता है जो हमारे स्टडी या रिसर्चेस के जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उस स्टडी प्रोजेक्ट का, वो उसमें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो हम उसमें स्टेट करते हैं। ये किसी भी रिसर्चर को, अगेन जिस तरह हमने थियोरेटिकल में कहा था कि ये ऑर्गेनाइज करता है उसके थॉट्स को, क्लेरिफाई करता है रिसर्च क्वेश्चंस को, और ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है। एंड एसेंशियली
कोई भी रिसर्चर जो है वो एक मॉडल अगर यूज़ करता है तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और कि बेसिकली वो मॉडल क्या यूज़ कर रहा है और क्यों यूज़ कर रहा है, किस प्रॉब्लम को वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है उस मॉडल से। हम यहाँ समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर मैंने खुद अपने माइंड से कॉन्सेप्ट्स को वो करना है तो किस तरीके से ये हम बनाएंगे। उसके स्टेप्स हैं। देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन चूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी करना चाहते हैं कि क्या जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा घंटे स्टडी करें, तो क्या उनके स्कोर्स उसी हिसाब से ज़्यादा उनको मिलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम एक एक्सपेरिमेंट समझ ले कर लेते हैं या एक सर्वे कर लेते हैं, ठीक है। और उस सर्वे एक्सपेरिमेंट में हमने दो वेरिएबल्स को देखना है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जाम स्कोर, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है, दूसरा स्टेप होगा जब हमने वेरिएबल्स और क्वेश्चंस डिफाइन कर लिया तो हमें देखना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कॉज क्या है। कॉज रीज़न है कि जितना आवर्स ऑफ स्टडी, यानी जितने नंबर ऑफ आवर्स हम स्टडी करेंगे उतने हमारे मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो आवर्स ऑफ स्टडी ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये प्रेडिक्टर है और ये इफेक्ट करता है मार्क्स या एग्जाम स्कोर को। और जो एग्जाम स्कोर है यानी मार्क्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। तो तीसरा स्टेप ये है कि हम इसके रिलेशनशिप एक बॉक्स की सूरत में बनाए। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी है जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एग्जाम स्कोर है। और हमने इसका एक एरो बना दिया कि किस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एग्जाम स्कोर की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमने एक विजुअलाइज कर लिया अपने दो कॉन्सेप्ट्स। फिर स्टेप 4 क्या है कि हम इसमें देखें कि इसमें तो मज़ीद भी और चीज़ें भी हो सकती है जो इन्फ्लुएंस करती है, जिसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। हमें उन वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करना है अपनी रिसर्च में और हमें वो भी अपने इस मॉडल या फ्रेमवर्क के अंदर ऐड करना है ताकि दिखा सके कि कौन सी चीज़ें इसमें मज़ीद इन्फ्लुएंस कर सकती है। हम नॉर्मली समझते हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स अगर एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके एग्ज़ाम स्कोर बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे इतने ज़्यादा आपका स्कोर हाई होगा। लेकिन कुछ लोग हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्ज़र्व किए होते हैं कि वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम स्टडी को बहुत देते हैं, लेकिन बेचारों का माइंड या इतना क्लियर नहीं होता या आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं होता। तो आईक्यू कंट्रीब्यूट करती है। आप जितना भी पढ़ें, अगर आपका आईक्यू कम होगा तो आपका एग्ज़ाम स्कोर उस हिसाब से अच्छा नहीं आएगा। और अगर एक दूसरा पर्सन है जो जिसका आईक्यू अच्छा है, ज़्यादा है, अगर वो कम नंबर ऑफ आवर्स भी पढ़ेगा तो उसका एग्ज़ाम स्कोर ज़्यादा आएगा। हमने यहाँ देखा कि आईक्यू बेसिकली एक इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल है। वी एक्सपेक्ट दैट आईक्यू जो है वो इफ़ेक्ट करती है एग्ज़ाम स्कोर की तरफ। अगर किसी का आईक्यू ज़्यादा होगा तो अगर वो थोड़े से कम घंटे भी पढ़ेगा तो उसके मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे बनिस्बत उनके जिनका आईक्यू कम होगा। यहाँ पे आप इस स्लाइड में देखें कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। हम इसमें देखें, ये पहला वाला जो हमारे पास स्क्रीन पे आपके पास एक वो नज़र आ रहा है, ग्राफ नज़र आ रहा है, उसमें वाई एक्सेस पे है एग्ज़ाम स्कोर और एक्स एक्सेस पे है आवर्स ऑफ स्टडी। तो सपोज़ करें जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा मेरे एग्ज़ाम स्कोर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये लाइन आपको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट 20 घंटे पढ़ता है तो उसके एग्ज़ाम स्कोर 100% आएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे आएंगे। बट दूसरा ग्राफ इस तरफ देखें, अगर एक स्टूडेंट है जिसका आईक्यू जो है वो 120 है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, अच्छा है, 120 है, ठीक है। अगर वो 15 घंटे भी पढ़ेगा तो उसका स्कोर फुल आएगा, 100% आएगा। इट शोज के आईक्यू लेवल अगर वो बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आवर अगर कम भी होंगे तो उसका स्कोर पूरा आएगा। इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर
फॉर एग्जांपल किसी का आईक्यू स्कोर 150 पे पहुंच गया, तो अगर वो सिर्फ 5 घंटे भी पढ़ेगा ना तो वो 100% मार्क्स लेगा। इट शोज के आईक्यू इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस तरीके से मॉडरेटिंग वेरिएबल या इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल जो है ना वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हमारा फाइनल जो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनेगा वो इस तरीके से कि नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडी is contributing directly to the exam score. However, there are mediator variables such as practice, number of practice problem completed या number of IQ which contributes to the which contributes to the number of hours of study and exam score both at a time। ठीक है। सो यहाँ तक तो आपको ये मॉडल समझ आ गया। अब तीसरी चीज़ है कि कंट्रोल वेरिएबल भी हम देखें। ये वेरिएबल डायरेक्टली जो है वो इंटरफेयर नहीं करते रिजल्ट्स के साथ, आउटकम के साथ, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं अपनी स्टडी में तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबल है कि अगर एक स्टूडेंट फील करता है, बीमार हो जाता है एग्ज़ाम के दौरान, दो कि उसने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की होती है, बहुत पढ़ा होता है और वो अचानक बीमार हो जाता है, तो उनका स्कोर इफ़ेक्ट होगा एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि ये जो कंट्रोल वेरिएबल बीमारी है ये वो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान में मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो डेफिनेटली मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। मैं कौन मतलब तबीयत ठीक नहीं होगी, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होगी, पेपर में मैं राइटिंग और ये सारी चीज़ एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर सकूँगा। सो मुझे वैसे तो लगता है कि ये कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हम इस चीज़ को मिस कर लेते हैं कि बेसिकली हेल्थ जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उस फूड पॉइजनिंग को अवॉइड भी कर सकता था कि मैं एग्ज़ाम के डेज में कुछ उल्टा सीधा ना खाऊं, ठीक है, लेकिन मैंने चूंकि उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसने इफेक्ट किया मेरे एग्जाम स्कोर को। सो इस तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक लास्ट आपके पास स्लाइड है जिसमें आपके पास एग्जांपल नज़र आ रहा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि सपोज हम देखना चाहते हैं नेशनल गोल फॉर सर्विंग डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग स्टूडेंट इन पोस्ट सेकेंडरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि पोस्ट सेकेंडरी यानी कॉलेज के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम उन बच्चों के नेशनल गोल को सर्व करना चाहते हैं, जो मतलब नेशनल गोल है फॉर सर्विंग कौन, जो सुनने की ताकत जिनमें या जिनको सुनने में मुश्किल आ रही है उन स्टूडेंट को पोस्ट सेकेंडरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का नेशनल गोल हम असेस करना चाह रहे हैं। ये हमारा मेन टारगेट है। उसके आउटकम हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर ले तो उनमें एम्प्लॉयमेंट कैसे क्या होगी, इंडिपेंडेंसी क्या होगी, मतलब ये कितने हद तक इंडिपेंडेंट हो गए। सिमिलरली कितने ऐसे बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में इनरोल होंगे, कितने बच्चे इस प्रोग्राम को पूरा कर सकेंगे, उनकी रिटेंशन, फिर कितने बच्चे ग्रेजुएट सक्सेसफुली हो सकेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांजिशन कैसे करेंगे और जॉब के लिए उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। तो अगर हम ये आउटकम देखना चाह रहे हैं तो हमें एक्सेस सर्विस स्टडीज़, ये कुछ वेरिएबल है जिसमें करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे कि क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे इन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स के। दूसरा ये है कि लर्निंग इन्वायरमेंट को हम देखें कि रिसोर्सेज क्या है इस तरह के बच्चों के लिए, फंडिंग कितनी है, एटीट्यूड क्या है लोगों का इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, सोशल सपोर्ट कितना मिलता है, और लर्निंग स्टाइल हमें इस तरह ये जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमें किस तरह के लर्निंग स्टाइल अप्लाई करने, क्योंकि सिर्फ बोलने के तो आज तक तो ये सुन नहीं सकते, तो बोलना हमारा इनएफिशिएंट होगा। सो हमें कौन से ऑडियो विजुअल तरीके इस्तेमाल करने होंगे टीचिंग में और ट्रेनिंग में कि हम उनको बेहतर से बेहतर ट्रेन कर सकें। और दूसरी बात यह कि पॉपुलेशन स्टडीज़ हम देखें, ये दोनों तरफ से देखी जाती है ये चीज़ें कि डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग या अंडर सर्व या फिर इस तरह की कुछ जो है जिनकी एज थोड़ी सी अलग होती है ख़ास ग्रुप से, मतलब अगर मैंने सिर्फ 20 साल के बच्चों तक इसको फैसिलिटेट करना था, कुछ इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आ गए जिनकी एज अलग है, ज़्यादा है या कम है, तो उनको हमने कैंसर हैंडल करना है। तो ये बेसिकली इस तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके वेरिएबल्स की इंटरकनेक्टेडनेस और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपस में कोरिलेट करते हैं ये आपको बता रहा होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।